आज शॉर्ट लेक्चर होगा क्योंकि आप लोगों का जो है एंड में क्विज है। और लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो है वो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं क्विज के बारे में और असाइनमेंट जो आपको अपलोड कर दिए, और उसके बाद जो है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। लीनियर कॉम्बिनेशन, स्पैन, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस और डायमेंशंस जो है वो नए कॉन्सेप्ट हैं जो आज हम करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो फोर फंडामेंटल सब स्पेसेस। अगेन इनमें से मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में नहीं पढ़ी हो, ठीक है। लेकिन ये कि इस काइंड ऑफ रिवीजन ऑल्सो, और फिर आगे हम इनको यूज़ करेंगे तो वी मे बी स्टडिंग इन अ न्यू एंगल। लेकिन ये कि किया हुआ आपने सारा कुछ है। तो चलें सबसे पहले अनाउंसमेंट्स देख लेते हैं। इसमें से एक तो ये कि क्विज़ होगा आप लोगों का, और क्विज़ में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन सेट जो क्विज़ के ऊपर तो मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आप खोलेंगे असाइनमेंट को तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। यहाँ पे भी मैं खैर बता ही रही हूँ इंस्ट्रक्शंस, लेकिन ये कि इट्स बेटर कि आप उसको भी पढ़ लें। एक तो ये कि 7 से 7:30 के दरमियान में होगा। आधा घंटा मैंने सिर्फ इसलिए दिया है आज के क्विज़ के लिए क्योंकि आप में से अक्सर लोग हैं जो कि पहली दफ़ा इस तरह का क्विज़ ले रहे हैं ऑनलाइन असाइनमेंट्स के थ्रू। तो इसलिए मैं चाहती थी कि आप लोगों को पास टाइम हो उसको सबमिट करने का। क्विज़ अपना जो करने का टाइम होगा वो आपका 15 मिनट्स ही होगा। कैमराज जो है वो आप ऑन करेंगे क्विज़ के टाइम पे। और रीज़न इज़ ओनली कि अगर मुझे नहीं पता कि आगे क्या होता है, लेकिन इन केस अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो तो उस केस में इट्स अ मस्ट कि आपके कैमराज ऑन होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब कोई भी इस तरह की असेसमेंट होती है तो उसमें कैमरा जो है वो ऑन करने पड़ते हैं, और मोस्टली जो है वो आईएसटी के सुपरविजन में हम करते हैं। तो इट्स बेटर कि आपको आदत उसी तरह से लेने की हो। कैमरा आप ऑन करेंगे, आपका कैमरा जो है वो आपके फेसेस के ऊपर फोकस होना चाहिए। कुछ जो एग्जैक्टली 7 PM पर आपको विजिबल होगा। और आपको आई वुड एडवाइस कि उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको बार बार ओपन दोबारा से टीम पे जो उसको खोलना ना पड़े, इंटरनेट वगैरह बार बार इसका कोई इशू हो तो आपको वो ना हो, आपके लैपटॉप पे पड़ा हुआ हो। और उसके बाद जो है 15 मिनट्स में आपने क्विज करना है। फर्स्ट 15 मिनट्स में 7 से लेकर 7:15 तक, और लास्ट के 15 मिनट जो हैं वो आपने अपलोड करना है, ठीक है। अगर जल्दी हो जाता है तो वेल एंड गुड, यू कैन जस्ट लीव। और अगर नहीं होता तो 15 मिनट में एग्जैक्टली 7:30 पर अपलोडिंग ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप में से कोई ये सोचता है कि जी 15 मिनट से ज़्यादा पे हम उसको, और दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ भी मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन किस टाइम पे जो है उसने अपलोड करना शुरू किया है, ठीक है। तो ये कि ऑब्वियस सी बात है कि आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप 15 मिनट से ज़्यादा उस पर काम करें, बिकॉज 15 मिनट से ज़्यादा का कोई नहीं है। और प्लस ये कि आपका जो है अगर आप लेट सपोज के कर भी लेते हैं तो अगर अपलोड नहीं होता तो आपका नुकसान है, क्योंकि 7:30 के बाद जो है वो अपलोड का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपलोड के लिए आपने क्या करना है। जब आपने काम कर लिया है आपने कोई उसको डाउनलोड करके पेपर पे काम करना है, ठीक है, जिस तरह आप नॉर्मल हालात में एग्ज़ाम देते हैं। और उसके बाद जब आप कर चुके होंगे तो उसकी तस्वीर लेंगे आप। तस्वीर लेने के बाद आपको असाइनमेंट में जहाँ से आपने डाउनलोड किया है वहाँ पर ही एक ऐड वर्क का ऑप्शन नज़र आएगा। ऐड वर्क को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आप अपनी वो जो भी पिक्चर है उसको अपलोड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद टर्न इन का ऑप्शन आपको राइट मोस्ट अपर कॉर्नर में नज़र आएगा। उसको जब आप यानी दो स्टेप्स आपने करने हैं। ऐड वर्क से आपने जो है वो क्विज को अपलोड करवाना है, और टर्न इन के थ्रू जो है वो आपका क्विज सबमिट हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बोलें। मैम एक्चुअली हम में से कुछ लोगों के गेस्ट अकाउंट्स हैं और वो फिर डिले जो है वो एडमिशन ऑफिस की तरफ से है हमें लॉगिन ईमेल और वो देने में। तो ओके, उसकी वजह से ये होता है कि हम समटाइम्स हम एक्सेस नहीं कर पाते डॉक्यूमेंट जो इस तरह से अपलोड हुआ हो, जो टाइम बाउंड होना है तो या नहीं चाहिए क्योंकि मैंने तो मैम इसी तरह एक्चुअली से जो हमारे है हुआ था। गेस्ट, ओके, गेस्ट अकाउंट के साथ लास्ट टर्म में मैंने एग्जाम लिया है, मिड टर्म लिया है स्टूडेंट्स का जो मैम है, एंड इट अभी नेवर हमारा एक हैपेंड। और केस हुआ था रिसर्च मेथोडोलॉजी का, तो मैम ने इसी तरह अपलोड किया हुआ था तो वो ओपन ही नहीं हो रहा था, मतलब वो शो होता था लेकिन हम उसको देख ही नहीं पाए। आप अच्छा ओके, अभी आप आज तो करके देखें ना, वी विल सी, क्योंकि इस तरह होना नहीं चाहिए। आई डोंट नो, मे बी कोई सेटिंग में मसला हो या कुछ इस तरह का, क्योंकि मैंने पूरा मिड टर्म लिया है। हमारा तो लास्ट टाइम जब शुरू हुआ था
MS टीम्स उस वक्त आए नहीं थे हमारे पास, रोल नंबर्स वगैरह जो है, तो स्टूडेंट्स को सबको हमने ईमेल्स के थ्रू ही करवाया हुआ था। यानी मैंने अपने कोर्स का मिड टर्म लिया था, कुछ लोगों ने मिड टर्म नहीं भी लिए थे, लेकिन मैंने सबको ईमेल के थ्रू करवा के मिड टर्म लिया था और उसमें ही उन्होंने अपलोड किया था, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम। तो इसलिए जो है वो आई एम नॉट श्योर कि आपकी मैम के उसमें क्यों मसला हुआ है, लेकिन किसी एक स्टूडेंट का भी ये मसला कभी नहीं आया कि गेस्ट अकाउंट की वजह से एक्सेसिबल ना हो या अपलोड ना हो पाया। ठीक है, तो वी विल सी। अच्छा, और उसके अलावा जो है वो मैंने असाइनमेंट भी अपलोड कर दी है MS टीम में, होपफुली आप लोगों ने देख ली होगी। इंस्ट्रक्शंस जो है वो असाइनमेंट के अंदर ही मौजूद हैं, जहाँ से आप उसको अटेम्प्ट करने से पहले आई वुड अगेन एडवाइस के इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू समथिंग जो कि हम लास्ट टाइम कर रहे थे। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन? ये तो डेफिनेशन को छोड़ दीजिए। इफ आई लेट्स सपोज के आई हैव 3, मेरे पास अगर 3 वेक्टर्स हैं कोई से भी, ठीक है, और लेट्स सपोज के P1, P2 और P3 मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन का, और मैं x एक और वेक्टर है जिसको मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन x को मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। कैसे लिखूंगी मैं? ये होगा x P1 P1t plus ठीक है, C2 P2t plus C3 P3t। ओके, सो एक्चुअली C1 P1 प्लस C2 P2 और प्लस C3 P3, ठीक है। अच्छा, अब जो T का वर्ड, मतलब T भी हो सकता है, लेकिन T ये जो P1 P2 P3 मैंने अंडर बार के साथ लिखे हैं, दीज आर एक्चुअली वेक्टर्स जो हम ले रहे हैं, ठीक है। और जो आपने P1T की बात की है, दैट इज ऑल्सो राइट, लेकिन वो हमने कब कहा था? फॉर एग्जाम्पल के आर P1 कैन बी सम फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम उसको P1T लिखेंगे। और जिस तरह हम इस कोर्स में शुरू से देख रहे हैं कि हम फंक्शंस को एज अ वेक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो एग्जांपल जब हमने टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनको लेके की थी, तो उस वक्त हमने जो है वो C1 P1T प्लस C2 P2T और इस तरह से करके जो है रिप्रेजेंट किया था। ओके, लेट मी गो टू द, जहाँ पे इसी स्लाइड पे है मेरा ख्याल है, जी। तो बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड पे है जो हमारे पास। तो एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आप हर जो वेक्टर मैंने दिया है, अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने का क्या मतलब है कि हर वेक्टर को आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये फिलहाल जो हम बात कर रहे थे, सॉरी, C3 को मैंने जो है वो P3 को C3 से किया है, 2 को इससे किया है। तो हर वेक्टर को 3 किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और उन सबको ऐड कर दिया, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम हर वेक्टर को वे कर रहे हैं बाय सम नंबर, और ये जो नंबर है ये रियल भी हो सकते हैं, ये जो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, ये रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। फिलहाल हमने ये नहीं देखा कि ये हमें मिलते कहाँ से हैं, लेकिन ये कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं और उनको मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर्स के साथ, और उससे एक और वेक्टर जनरेट होता है, तो जो वेक्टर जनरेट हो रहा है वो ये कहलाएगा कि इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज वेक्टर्स। और इसकी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल जो है वो हमारे पास, अगर 2 डायमेंशनल आप एक स्पेस ले लेते हैं, तो जो 2 वेक्टर्स हैं, अगर इस वेक्टर को मैं P1 कह देती हूँ और उसके बाद दूसरा वेक्टर जो है इसको P2 कह देती हूँ, तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर अगर x इज इक्वल टू, लेट्स सपोज के 5 and 6 है, तो आई कैन राइट दिस एज 5 टाइम्स P1, सॉरी 6 टाइम्स P1, मैंने गलत किया है, सॉरी, ये जो है ये तो मैंने दोनों सेम लिख दिए हैं, ठीक है। आई शुड हैव 0 1 एंड दिस इज 1 0, ओके। सो 5 टाइम्स P1 एंड 6 टाइम P2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P1 एंड P2। एक और जो डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम की थी, दैट वाज स्पैन। स्पैन कौन बताएगा? स्पैन क्या होता है? मैम ऑल कॉम्बिनेशन, मैडम सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, वेरी गुड, ठीक है, कि आपके पास जो वेक्टर्स आप कंसिडर कर रहे हैं उनके तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही सिंपल सी अगर हम बात करते हैं, P1 जो है वो 1 0 है, P2 जो है वो 0 1 है, इसका एक स्पेसिफिक C1 और C2 का जो कॉम्बिनेशन था, ये C1 है और ये C2 है, तो इसके एक स्पेसिफिक लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें x मिल गया है। अब हो सकता है कि मेरे पास एक और वेक्टर है y विच इज इक्वल टू लेट्स सपोज के 7 8,
ठीक है, तो अब ये एक और लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, इट विल बी 7 टाइम्स P1 प्लस 8 टाइम्स P2। सिमिलरली अब आप जब जितने डिफरेंट वेक्टर्स लेते रहेंगे तो आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो है वो आपके पास डिफरेंट वेक्टर्स जनरेट होते रहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि इस तरह के तमाम वेक्टर्स अगर हम ले लेते हैं तो वो स्पैन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अब मैं यही दोनों लेती हूँ, जिस तरह एक मैंने ये वाला P1 लिया है और ये P2 लिया है, तो अगर हम इसके तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरा एक्स वाई प्लेन मिल जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज एक्स का एक्स, ये जो देखें P1 मैंने लिया है वो क्या है, P1 इज यूनिट वेक्टर, जो आप लोग यूनिट वेक्टर की बात करते थे, दिस इज 1 0, ये P1 है। P2 इज 0 1। अब अगर फर्ज करें मैं इसको डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करती जाऊँ, इसको करूँ ऐड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ ऐड करूँ, तो मुझे यहाँ के डिफरेंट वेक्टर्स मिलते जाएंगे या डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे, और वो तमाम के तमाम हम जब ऐड करेंगे तो ये 2D प्लेन बन जाता है। तो व्हाट वी एक्चुअली कंक्लूड फ्रॉम हेयर इज कि एक तो ये कि हम नंबर ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से दूसरे वेक्टर को जनरेट कर सकते हैं, और जिनका आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं उनके तमाम पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस अगर आप रख लेते हैं अपने पास तो इट गिव्स यू द स्पैन। ओके, नाउ देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि यहाँ से हम वो करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो मैंने ऊपर एक एड अप किया हुआ है, ये बेसिकली मैंने आपकी बुक से एक कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू नाउ द क्वेश्चंस आर कि अब मैंने जो ये कह दिया है कि लेट्स सपोज कि x इज इक्वल टू, हमने अभी कहा था ना कि x इज इक्वल टू 5 टाइम्स P1 था एंड 6 टाइम्स P2। नाउ द क्वेश्चन इज कि x की जो लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे रिप्रेजेंटेशन है, इज इट यूनिक और नॉट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x को P1 और P2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखना चाहती हूँ, तो जो मेरे पास ये मल्टीप्लायर्स हैं या जिनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं, क्या ये हमेशा सेम होना मस्ट है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ से तो हमें नजर आ रहा है कि क्या है, मस्ट है ना, बिकॉज देखें अगर मेरे पास x जो है वो 5 एंड 6 है और P1 इज 1 0 एंड P2 इज 0 1, तो जाहिर है कि हमेशा मैं यही अगर कॉम्बिनेशन लूंगी तो आई विल गेट 5 एंड 6। देयर इज नो अदर वे फॉर दीज टू वेक्टर्स ओनली कि मैं किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करूं और आपको यही जनरेट हो रहा हो। ठीक है, बट वी विल एक्चुअली कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन कि ये चीज जरूरी है, ये चीज ट्रू है कि नहीं है। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड to synthesize any vector in S. What does it mean? यानी ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लेट्स सपोज कि मैं S कहती हूँ, मेरे पास R स्क्वायर है विच इज अ 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, x S is something like this, और x1 मैं इसको कह देती हूँ, x2 मैं इसको कह देती हूँ। नाउ अब हमने क्या कहा है कि there can be number of vectors, ठीक है, P1, P2, maybe P3, P4 and so नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से इस x का कोई, इस s का कोई भी वेक्टर लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल देखें, अभी तो मैंने x को कैसे लिखा था, C1 P1 प्लस C2 P2। मैं चाहूँ तो ये भी कर सकती हूँ कि 2 के बजाय तीसरा भी ले लूँ और मैं x को C को लिख दूँ C1 P1 प्लस C2 P2 प्लस C3 P3। ठीक है, या मैं P4 भी बीच में शामिल कर लूँ। नाउ द क्वेश्चन इज कि मेरे पास एटलीस्ट कितने वेक्टर्स होने चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। देखें जो चीज़ हम कह रहे हैं वो ये कि लेट्स सपोज कि मैं आपको कह देती हूँ कि मेरे पास एक P3 भी है जो है 1 1। ठीक है, अब अगर फर्स्ट करें ये प्रीवियस क्वेश्चन जो है जी इसमें इन द रिप्रेजेंटेशन लीनियर So- कॉम्बिनेशन विद अदर वेक्टर्स यूनिक, तो जी, मैम जी। इसका क्या रिस्पांस है, मतलब इसका हम यूनिक आगे होती है। देखेंगे ना, अभी तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व, दीज आर द क्वेश्चन जिसकी बेस पे हम आगे बढ़ रहे हैं ना।
ठीक है, हम अभी तो फिलहाल क्वेश्चन समझें, फिर हम आगे पढ़ेंगे तो वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि इन दोनों क्वेश्चन में जो है ना, जो हम आगे देखेंगे कि हमें आंसर आगे मिलेगा जब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हमने सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन तक ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब हम वी विल मूव फॉरवर्ड तो हमें पता चलेगा कि ये यूनिक होगा, मतलब इज इट यूनिक और नॉट, ये भी हम आगे देखेंगे। और फिर ये भी हम देखेंगे कि ये जो पीज हैं जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम एक वेक्टर जनरेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास वेक्टर स्पेस 2 डायमेंशनल है, तो द क्वेश्चन इज कि कितने वेक्टर्स आप लेंगे एटलीस्ट कि उससे कोई भी एक 2 डायमेंशनल वेक्टर को आप जनरेट कर सकें। क्योंकि एक जो चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, हमने कल भी जो देखा था, लास्ट टाइम भी देखा था, आज भी हम जो देख रहे हैं कि देखें P1 और P2 जो है मेरे पास, ये दोनों भी, इनमें भी 2-2 एलिमेंट्स हैं, और जिसको मैं जनरेट कर रही हूँ इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका मतलब है कि ये जो x है ये भी वेक्टर स्पेस में है, P1 और P2 भी वेक्टर स्पेस में है, एवरीथिंग इज इन द वेक्टर स्पेस। द क्वेश्चन इज कि क्या मैं P1 P2 खाली लूं या P1 P2 P3 P4 P5, मतलब मैं कितने लूं और फिर मैं कहूं कि जी x की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। फिलहाल वी डोंट हैव दिस आंसर, लेकिन आगे हम जब पढ़ते हैं तो, और इसके लिए जो है वी नीड टू स्टडी लीनियर इंडिपेंडेंस। ओके, लीनियर इंडिपेंडेंस का लेट्स ट्राई टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट, और उसके बाद जो है ना हम दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, लीनियर इंडिपेंडेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? अगेन लेट मी टेक दिस सिंपल एग्जांपल, P1 is 1 0 and P2 is 0 and 1। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज कि मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप मुझे गिव मी C1 and C2 such that C1 P1 plus C2, sorry, this is not a vector, plus C2 P2 equal to 0। ठीक है, या इसको दोबारा फर्दर मैं इसको और एलेबोरेट करके लिख देती हूँ, C1 टाइम्स 1 0 प्लस C2 टाइम्स 0 1 इज इक्वल टू, ये 0 वेक्टर है, विच मीन्स। अब मुझे बताएगा कोई गेस वर्क। मैम C1 C2 दोनों 0 होंगे। 0 होना मस्ट है, राइट? एवरीवन एग्रीज विद दिस? यस। ठीक है, Yes, बिकॉज नहीं। अगर मैं कोई भी और C1 C2 ले लूं तो दूसरी साइड पे 0 नहीं आएगा, राइट? ओके, लेट्स सपोज कि मैं इसमें एक और वेक्टर ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, एंड लेट मी राइट इट इन एन अदर कलर। इसको मैं कह देती हूँ P3 और इसको मैंने कह दिया 1 1। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि गिव मी C1 C2 C3 such that C1 times P1 plus C2 times P2 plus C3 times P3 equal to 0। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि लीनियर कॉम्बिनेशन पहले केस में जो था 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 करना था, और दूसरे केस में 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 करना है। अब मुझे बताएं कि C1 C2 C3 क्या हो सकते हैं? अगेन ऑल आर 0। ठीक है, 0 के लिए तो हो गई सेटिस्फाई, 0 के अलावा मैम C1 C2 -1 होगा, C3 +1। ओके, ठीक है, सो इट मींस के अब इन दोनों केसेस में दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हम बार बार इसको यूज करेंगे इसलिए। अब देखिए, इस केस में माय ओनली ऑप्शन इज C1 इक्वल टू 0, C1 एंड C2 बोथ मस्ट बी इक्वल टू 0। जो नीचे वाला केस है इसमें ये तो एक चीज है, ये इसके लिए तो होगा ट्रू, लेकिन इट विल बी ट्रू अगेन फॉर C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू -1 एंड C3 इक्वल टू 1, या ये कि C1 C2 को मैं 1 कर दूं
और C3 को -1 कर दूं, या C1 C2 को मैं 2 कर दूं और C3 को -2 कर दूं, ठीक है। द थिंग इज कि फॉर दिस स्पेसिफिक केस द सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर नॉन जीरो कोफिशिएंट, ठीक है। फॉर द फर्स्ट केस only solution, the only possibility for the solution is कि आपके पास coefficients are 0. यहाँ से what we say is कि अगर आपके पास linear combination में 0 करने के लिए the only solution is the trivial solution. Trivial का क्या मतलब है कि coefficients need to be 0. तो हम ये कहते हैं कि vectors are linearly independent, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम ये जो पहला वाला केस है ना C1 इज इक्वल टू C2, ये मैम समझ आ गया। जो लास्ट वाला आपने किया ना जहाँ पे आपने P3 भी ऐड किया है उसमें मैम C1 C2 इज इक्वल टू -1 और आप करके C3 इज देखें, इक्वल करके देखें अपने पास। लेट मी जस्ट 1 मिनट सबको मैं देती हूँ। C1 को -1 करें, C2 को भी -1 करें और C3 को 1 करें और फिर मुझे सॉल्व करके बताइए कि ये 0 आता है कि नहीं आता, ठीक है। लेट्स ऑल ऑफ यू टेक 1 मिनट, ठीक है। यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि मतलब 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें C1 को -1 करें, C2 को भी -1 करें और C3 को 1 करें एंड सॉल्व। किसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे? रायान। रयान, चलें रयान आप ही बताएंगे मुझे कि क्या आपको मिलता है आंसर। सही हो गया जी रयान, क्या आया आंसर? मैम, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है ना, ठीक है। इसी तरह यस से मैम। C1 C2 को 2 ले लें और C3 को -2 कर दें, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड सो द थिंग इज व्हाट वी आर सेइंग इज, अच्छा अब देखें इसका जो है इसी से लेट मी एक्चुअली ओपन अनदर पेज कि अब हमने क्या कहा था कि जो सेकंड वाला केस है उसमें लेट मी जस्ट डिस्कस द फर्स्ट वाला सेकंड वाला केस। फर्स्ट वाला तो बहुत ज़्यादा क्लियर है ना कि उस केस में जो था वो मेरे पास C1 = C2 = 0 था, तो उस केस में मेरे पास जो है वो C1 टाइम्स 1 0 प्लस C2 टाइम्स 0 1 जो है वो 0 0 आ जाता था। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है कि ये जो ट्रिवियल, दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास ये है एंड देन 0 1 एंड C3 1 1, तो इस केस में दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये 1 हो और ये अगर -1 हो, या इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये क्या, इससे क्या मुझे पता चल रहा है कि 1 0 प्लस 0 1 minus 1 1 is giving me 0 0, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स अब मैं क्या कह सकती हूँ, अब मैं या लेट सपोज कि मैं अभी इसको 1 1 नहीं करती, जिस तरह हमने देखा है ना कि 2 के लिए भी हो जाएगा, 2 और -2 के लिए भी हो जाएगा, 3 और -3 के लिए भी हो जाएगा। तो लेट मी जस्ट कीप इट एज C1 और C2 एंड C3 ही। लेकिन यहाँ से मुझे जो एक और चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कि C1 और इसको मैं P1 लिख देती हूँ प्लस C2, ये P2 था, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू C3 P3। मैंने क्या किया है, मैं इसको लेके इधर ऐड कर दिया ना, 0 में ऐड कर दिया तो 0 वेक्टर इज जस्ट 0। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कि अगर आपके पास नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस भी पॉसिबल है, नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट से भी आपको ये चीज़ ट्रू हो रही है, ये वाला जो ये वाली इक्वेशन है, तो इट मीन्स कि आप एक वेक्टर को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। कि अब देखें ना C3, या अगर लेट सपोज के मैं C3 से डिवाइड भी कर देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास खाली P3 जो है, P3 इज इक्वल टू सम नंबर टाइम्स P1, सॉरी जी, सम नंबर टाइम्स P1 प्लस सम अदर नंबर टाइम्स P2। इस केस में व्हाट वी से इज कि दे आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। इज इट क्लियर? अभी तो सिर्फ डेफिनेशन की हम बात करें, आगे हम आते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का दोनों का जो है वो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो कि लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अब आप देखें कि इसके लिए जो थी हमने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल की थी, एंड लेट मी
एक्चुअली गो टू द सेम एग्जांपल अगेन. लीनियर इंडिपेंडेंस के केस की लेट मी सी. जी जी बोलें, कोई क्वेश्चन है? जी. मैम ये लीनियरली डिपेंडेंट में तो कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकते. नहीं, लीनियर डिपेंडेंट में एक सॉल्यूशन तो कोफिशिएंट 0 वाला है, लेकिन कोफिशिएंट 0 के अलावा भी सॉल्यूशन पॉसिबल है. जबकि लीनियरली इंडिपेंडेंट में इक्वेशन के 0 होने के लिए ओनली सोल्यूशन इज कि जब सारे सीज जो है ना, ये जो जितने भी सी आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, दे ऑल हैव टू बी 0 फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट. देखें तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन पे वापस जाते हैं, किधर मैंने लिखी हुई डेफिनेशन, कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि लेट S be a vector space and let T is a subspace of S. The set T is linearly independent if for each finite non-empty subset of T. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने यही कोई भी वेक्टर सेलेक्ट कर लिए हैं इसमें से जो है P's, और the only set that is satisfying this is trivial. लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उन कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन 0 सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब आपके सारे सीज जीरोज हैं. दैट्स इट. अगर आपके पास जो है सीज के नॉन जीरो होने से भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है दे आर लीनियरली डिपेंडेंट. और इन अदर वर्ड्स लीनियरली डिपेंडेंट का हमें क्या मतलब मिल रहा है कि आपका एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर्स की टर्म में लिखा जा सकता है. ठीक है, जिस तरह हमने एग्जांपल से देखा. ओके, लेट्स डू अनदर एग्जांपल. उससे जो है ना वो चीज़ थोड़ी सी और क्लियर होगी. लेट मी गो बैक. ये एक एग्जांपल तो खैर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी हुई है, बट दिस इज एक्चुअली समथिंग जो कि क्लियर करेगी इसको. अगेन जो एग्जांपल हमने की है उसी से मिलती जुलती एग्जांपल है. अच्छा, सबसे पहले वी नीड टू डिफाइन द वेक्टर स्पेस, कि आप उसकी क्या बात कर रहे हैं. देखें, जब हम सब स्पेस की बात करते हैं या इन तमाम वर्ड्स की बात करते हैं तो वेक्टर स्पेस होना इज अ मस्ट. वेक्टर स्पेस से ही सब स्पेस आ रहा होता है. तो आई एम डिफाइनिंग वेक्टर स्पेस टू बी 3 डायमेंशनल स्पेस, जिसके लिए हमने लास्ट टाइम भी किया था कि कैन इमेजिन कि जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं दैट इज वेक्टर स्पेस जिसकी 3 डायमेंशंस है. अब इसमें जो है वो मैंने 2 वेक्टर्स लिए हैं और इसको जो है थोड़ा सा मैंने गलत वो लिखा हुआ है. आई शुड हैव अंडर बार हेयर इन ऑर्डर टू शो द वेक्टर्स, लेकिन क्योंकि मैंने लिखे हुए वेक्टर्स तो आपको नजर आ रहा है. अच्छा, अब आप देखिए V1 जो है वो मैंने क्या लिया हुआ है, V1 is 110. इसका क्या मतलब है, ये मैंने देखे प्लॉट भी किया हुआ है इसको. मैं प्लॉट ज़्यादा करने की कोशिश इसलिए करती हूँ बिकॉज आई फील कि मे भी प्लॉट करने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं. हम ज्योमेट्री को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देखते, बट आई फील के ज्योमेट्री इज़ इम्पॉर्टेंट टू विजुअलाइज द थिंग्स. एनीवे, तो 110 का क्या मतलब है कि मेरे पास x1 एक्सिस जो है, ये अगर x1 एक्सिस है, ये वाला जो है दिस इज x1, दिस इज x2. तो x1 और x2 जो है वो 1 है और जो x3 एक्सिस है वो 0 है. तो इसका मतलब ये जो V1 वेक्टर है ये इस वाले प्लेन में होगा जो x1 और x2 वाला प्लेन है. यानी अगर अगेन आप बुक अपने कमरे को अगर इमेजिन करें तो जो फर्श है हमारा वो बेसिकली उसमें कहीं ये वेक्टर V1 होगा. ठीक है. V2 क्या मैंने लिया हुआ है, V2 इज एक्चुअली 010, विच मीन्स कि अब x में भी कुछ नहीं है, सिर्फ x2 की डायरेक्शन में है. तो अगेन अगर कमरे की बात करते हैं तो इसका मतलब है कमरे की एक बाउंड्री जो है मे बी जो आपके सामने नजर आ रही है उसके ऊपर ये V2 मौजूद है. ठीक है. अब माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेती हूँ, लेट मी एक्चुअली नॉट आपको आंसर नहीं दिखाती. ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका स्पैन जो होगा, एक वेक्टर देखें आप, अगेन मैं बार बार कमरे की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि शायद उसको देख के आपका जो है वो आसान हो जाएगा इसको आंसर करना. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट विल बी द स्पैन ऑफ V1 एंड V2, विच मीन्स के V1 और V2 के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस अगर आप लेते हैं तो कितनी जगह बन रही होगी. कमरे की अगर बात करते हैं, देखें एक जो है वो क्या है, अगर फर्ज करें कि ये है ना कमरा हमारा, ये कमरा है और ये इसकी हाइट है कहीं पर. ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो इसलिए एनीवे ये जो है ये फर्श है. ठीक है, और ये कहीं छत तक जा रहा है. अब एक वेक्टर यहाँ पर मौजूद है और दूसरा जो वेक्टर है, वेक्टर को मैं किसी और कलर में बनाती हूँ, एक वेक्टर यहाँ पे मौजूद है और दूसरा वेक्टर यहाँ पर है. अब इसका अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो कितनी जगह कवर होगी एट द मोस्ट. मैम एक दीवार मैम 2 जगह होगी.
ओके मतलब ये छत तक जा सकता है? नहीं नहीं, सिर्फ नहीं x1 जा और x2 पे, यानी जो फ्लोर है। एवरीवन एग्रीज विद दिस, जो भी होगा वो यही घूमता रहेगा ना, क्योंकि एक इधर है और दूसरा इसके ऊपर है। तो जब मैं नो मैटर मैं जो मर्जी भी करूं, ये इस वाले स्पेस से बाहर नहीं निकल सकता, बिकॉज ऑफ द रीजन कि z वाला जो है वो दोनों में जीरो है, जो सॉरी z नहीं, x3 डायरेक्शन दोनों में जीरो है। तो मेरे पास जो कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं आ सकता जो कि, अगर आप अगेन कमरे को इमेजिन कर रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि एट द सेंटर ऑफ द रूम, वो वाला नहीं वेक्टर इन दोनों के मिलाने से हो सकता, बिकॉज ऑफ द रीजन कि मेरे पास कोई वेक्टर है ही नहीं जो उस वाले कॉम्पोनेंट को कवर कर रहा हो ना, हाइट वाले कॉम्पोनेंट को। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम एयर इज के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मैं लेती हूँ, अब जाहिर है देखिए तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस कंप्यूट करना, या उसको मैं आपसे अगर ये कह दूं ना कि मुझे तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन बना के दिखाएं, दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। लेकिन फ्रॉम दिस फिगर यू कैन इमेजिन कि अगर तमाम होंगे तो वो एट द मोस्ट कितने एरिया को कवर करेंगे, ठीक है। एंड व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये क्या करेंगे, x1 x2 प्लेन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, विच मीन्स कि ये हमारा जो फर्श है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इसको कवर करेंगे। इससे हमें क्या चीज पता चली? देखिए जी, कोई क्वेश्चन है? जी एक क्वेश्चन है, अगर आप अभी पूछ लो या आप खत्म करने बाद फिर? नहीं पूछें जरूर। जी जी। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं ना, जो स्पैन कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो इसका थर्ड कंपोनेंट जो z प्लेन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो है, तो इट मेक्स सेंस कि ये प्लेन। लेकिन एक हमने एग्जांपल की थी, शायद आपने करवाई थी या मैंने बुक से देखी थी, शायद बुक में थी, तो उसके अंदर वो सबस्पेस जनरेट कर रहा है। V इज अ वेक्टर, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और उसके सबस्पेस है वो r² है, which is a plane, but it has 3 components. अच्छा, अब मुझे ये बात कंफ्यूज कर रही है, if it has 3 components, तो थर्ड कंपोनेंट जो z को रिप्रेजेंट कर रहा है, what does it mean? ये ना मुझे आप एग्जाम्पल एक तो बताइएगा कि उसके बाद जो है बेसिकली देखें। ओके, व्हाट इट कैन पॉसिबली मीन इज कि अब आपके ये जो अभी तो आपको ये स्पेसेस नजर आ रही है ना, एक ये स्पेस है और दीज आर वेल डिफाइंड स्पेसेस के आपके पास ये है, और उसके बाद जो है वो ये इस तरह से जो है छत से जिस तरह से फॉर एग्जांपल जा रहा है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर ना सेंटर में कहीं पर यहाँ पर एक और प्लेन मौजूद हो। लेट्स सपोज कि आप ये कहें कि बजाय फर्श के मैंने कमरे को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, ठीक है, तो वो जो फर्श है वो क्या हो गया, वो कहीं सेंटर में चला गया है, ठीक है। अब आपके पास जो है ना उसका जो x और y है, स्टिल आपको उसमें थर्ड कंपोनेंट भी कुछ का कुछ मिलेगा, लेकिन वो स्टिल 2 डायमेंशन को कवर कर रहा होगा, नॉट द सेम 2 डायमेंशन, ठीक है। ये जो बात हम कर रहे हैं, दिस इज समथिंग वेरी ट्रिवियल, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो जाता है। लेकिन द थिंग इज कि अगेन ये वाली चीज हम आगे भी जाके करेंगे कि अगर आप देखिए रोटेट कर देते हैं ना, या थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं इससे, और ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं जब वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन वगैरह की हम बात करते हैं, कि हम रोटेट कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स को इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स easier to solve some way। मैं उसमें नहीं जाऊंगी कि कैसे करते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपका देखिए आपका कमरा क्या है, आपके हिसाब से जो फर्श है दैट इज अ स्ट्रेट प्लेस। लेट्स सपोज कि किसी और का घर ऐसा है कि जो वो बना हुआ है 45 के एंगल पे, जब वो पर्सन उधर जाता है तो उसके हिसाब से वो 45 के एंगल पे जो है दैट इज एक्चुअली एक्स एंड वाई, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि आपका जो एक्स एंड वाई है वो तो 100 और 010 के ऊपर है, उसका एक्स एंड वाई जो है वो 100 और 010 पे नहीं होगा आपके हिसाब से जो है, बट स्टिल इट विल बी कवरिंग, अगर आप उसके 2 साइड के वेक्टर्स लेते हैं तो इट विल बी कवरिंग द 2 डायमेंशनल स्पेस। I don't know it is making a sense or not, but the thing is कि 2 वेक्टर्स जो हैं जिसमें 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हों वो भी 2 डायमेंशनल स्पेस को कवर कर सकते हैं बेस्ड अपॉन के, और ये हम आगे देखेंगे जब हम बेसिस की बात करते हैं कि बेसिस कैन बी डिफरेंट, कि आपके पास जो है वो सेम मतलब हम आगे मूव करेंगे तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा,
ठीक है। तो मतलब वो पर्सपेक्टिव को क्लियर हो जाएगा कि दिस इज नॉट नेसेसरी कि थर्ड डायमेंशन जीरो हो तो उस वक्त ही आपको टू डायमेंशनल स्पेस कवर हो रहा हो, लेकिन ये कि उसके नॉन जीरो होने से भी कवर हो सकता है, विच इज समथिंग, एंड दैट्स व्हाई वी कैन हैव डिफरेंट बेसिस। ओके, बल्कि हम आगे जाते हैं, आज ही बेसिस है, उसमें थोड़ा बहुत तो हम कवर कर लेंगे। जी जी बोलें। मैम यहाँ पे तो आपने स्पेसिफाई किया है कि v1 v2 है ना, तो स्पेसिफिक वेक्टर के लिए अगर हम लीनियर कम्बिनेशन कर ले तो इसको हम लीनियर कम्बिनेशन कह सकते हैं, और ये जो जनरलाइज कर दे तो इसको हम वेक्टर स्पेन कहते हैं। मतलब जिस तरह स्पेन है तो स्पेन जो है ना इसमें इनफाइनाइट आ सकते हैं, मतलब इसकी कम्बिनेशन, तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो लीनियर कम्बिनेशन है तो इसको अगर हम स्पेसिफिक वेक्टर्स के लिए फाइंड आउट करते हैं लीनियर कम्बिनेशन, तो दिस इज जस्ट लीनियर कम्बिनेशन। देखिए ये जो आप स्पैन कह रहे हैं ना, स्पैन में हर वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। स्पैन किस तरह जनरेट हो, जी जी बोलें। स्पैन में तो इनफाइनाइट आ सकते हैं, जिस तरह हमने टू वेक्टर्स स्पैन के के ना, अंदर देखें ओके, ये आगे मैंने लिखा हुआ ही है, ये वाली जो चीज है, जैसे देखें तो अब इसका क्या मतलब है कि आप तमाम ए और बी, एक ए और बी के लिए तो एक एक्स ही बन रहा होगा ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ए और बी को अगर 1 1 ले लेती हूँ तो मेरे पास जो ये वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 0, ठीक है। अगर मैं ए बी को, इसका मतलब है कि 1 2 और 0 एक वेक्टर आ गया। अगर मैं ए बी को जो है वो 2 2 ले लेती हूँ तो इसका मतलब है एक और वेक्टर आ गया। लेकिन अगर मैं ए बी को तमाम नंबर्स ले लूं जितने भी ये हो सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये जितने वेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये जो स्पेस है, अब जाहिर है मैंने तो लिमिटेड बनाई है ना, अब जब हम टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं हम, तो जितने वेक्टर्स हैं वो तमाम जनरेट हो सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो हम ये कह रहे हैं कि जितने भी हैं अगर उन तमाम को इकट्ठा कर लें तो वो स्पैन ऑफ दीज टू वेक्टर्स बना देते हैं, ठीक है। तो उसमें इनफाइनाइट नंबर, जी जी। तो मैम अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब है ये स्पेन है, और अगर जनरलाइज फॉर्म में ना लिखे तो स्पेसिफिक वेक्टर्स के लिए कर लें तो हमारे साथ बिल्कुल ये लीनियर। जी, यानी अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आप एक वेक्टर को बना रहे हैं, अगर आप ए बी का स्पेसिफिक वैल्यू ले रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर वेक्टर, मतलब प्रॉपर क्या, एक स्पेसिफिक वेक्टर मिल रहा है। अगर आप ए बी की कोई और वैल्यू ले रहे हैं तो एक और वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। लेट मी एक्चुअली मेक इट अगेन, यहाँ पर जो है, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास जो है वो, लेट्स सपोज कि ये है ना, दो मैंने ये वाले डायमेंशन किए हुए हैं, तो अब एक अगर ए बी की वैल्यू ले रही हूँ तो उसके लिए जो है आई कैन हैव दिस वेक्टर, another value of ab के लिए I can have this vector, another value of ab के लिए I can have this vector, another value of ab के लिए I can have this vector, and so different values के लिए different vectors आएंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये जो जितने vectors possible बन सकते हैं उन सबको हम इकट्ठा कर दें तो क्या आ जाएगा, स्पैन आ जाएगा। और वो मुझे नजर आ रहा है कि वो क्या होगा, वो ये तमाम के तमाम जो ये जो टू डायमेंशनल स्पेस है, जो कि यानी मैं अब यहाँ बंद कर रही हूँ उसको, अगर दिस इज इन्फिनिटी तक जा रही है, इसके तमाम वेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। और मैं फिलहाल पॉजिटिव डायरेक्शन को ले रही हूँ, ज़ाहिर नेगेटिव वाले भी आ रहे होंगे ना, क्योंकि आपके पास जो है वो आप ए बी कैन बी -1 2 ऑल्सो। तो जो हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है उन सबको इकट्ठा कर दें अगर, तो आपका स्पैन बन जाता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। ये चीज़ें आगे जाके और एग्जांपल्स करके जो है वो आपके साथ ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। अच्छा, लीनियर डिपेंडेंस के लिए अगेन दिस इज अनदर एग्जांपल जिसमें अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि जी नजर नहीं। स्क्रीन हो रही है शो अप? नो मैम। मैम नो मैम। अच्छा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक मिनट, लेट मी सी। ओके, अब हो रही है? यस मैम। ओके, अच्छा तो अब अगर फर्ज करें कि मैं एक और वेक्टर v3 ऐड कर देती हूँ जो यहाँ नजर आ रहा है, 1 -1 एंड 0, ठीक है।
इस केस में अगेन अब देखें नजर आ रहा है ये चीज। अब देखें हर चीज जो है ना, हम जिस तरह से एग्जांपल्स पहले करते रहे कि ग्रुप्स और रिंग्स और वो हम एक एक चीज को जो थे वो लिख लिख के करते थे, इन चीजों में इट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि आप तमाम लीनियर, मतलब काइंड ऑफ क्या, इट इज इम्पॉसिबल कि आप तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन करें। तो यू नीड टू विजुअलाइज द थिंग्स। अब इसमें देखें अगर मैंने आपको एक और वेक्टर ऐड करके दे दिया है, अब आपको फौरन नजर आ रहा है कि इसका भी थर्ड कंपोनेंट तो जीरो है ना, इसका मतलब है जी डायरेक्शन तो ये भी कवर नहीं कर सकता। तो अगर मैं इसको ऐड कर भी देती हूँ तो इसका स्पैन अगेन सेम रहेगा जो कि पिछले दो वेक्टर्स का स्पैन था। इसका क्या मतलब है कि ये एक रिडंडेंट वेक्टर है, ये फालतू वेक्टर है, इसकी जरूरत नहीं है। जो चीज उन दोनों वेक्टर से हो रही थी वही इन तीनों वेक्टर से भी हो रही है, वही चार। अगर मैं चार चौथा भी कर देती हूँ, लेट्स सपोज क्या है, ऐड अनदर वेक्टर v4 जिसको कि मैंने कह दिया कि जी दिस इज इक्वल टू 2 2 एंड 0। अगेन दिस इज रिडंडेंट क्योंकि ये पहले भी टू डायमेंशनल कवर हो रहा था, थर्ड से भी टू डायमेंशनल कवर हो रहा है, फोर्थ से भी टू डायमेंशनल कवर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि टू डायमेंशनल के लिए टू वेक्टर्स आर इनफ। ये जो बाकी हैं अगर हमने ऐड कर भी दिए हैं तो दे विल बी लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं है। और वो हमें यहाँ से नज़र भी आ रहा है कि ये देखें कि v3 इज इक्वल टू v1 माइनस 2v2। इसका मतलब है कि v3 जो है दिस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर टू, इस वजह से जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये चीज़ कि आपके पास जो है जितने लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट सेट जो कि हमें चाहिए होते हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन अ वेक्टर स्पेस और सब स्पेस। ये यहाँ से ना बहुत सी चीजें इस एग्जांपल से हमें पता चलनी चाहिए। एक तो ये कि मेरे पास अगर अच्छा लेट्स सपोज, जी जी बोलें। यहाँ से एक बात क्लियर होते हैं जो कि p4 which is equal to t square minus 1 आपने लिया था, तो वो जो है ना वो सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल के लिए जो है ना इसकी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल वही वाली जो चीज जो हमने लास्ट टाइम भी करी थी वो इसी वजह से था क्योंकि मतलब द थिंग इज के बिकॉज p4t जो था दैट वाज इक्वल टू p3 माइनस p1t। तो बिकॉज अगर एक को बाकी दो की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसका मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट, और तो जिसको आप लिख रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी दो से काम चल सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि मेरे पास जो है वो चलें अभी फ़िलहाल हम यहीं तक रहते हैं कि जो हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपके पास जो है वो जितने डायमेंशनल स्पेस को हमने किया है कवर उतने वेक्टर्स हमें चाहिए थे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है वो x1 x2 चाहिए है तो मुझे दो वेक्टर्स चाहिए हैं, दो से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, वो किसी ना किसी तरह एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। यहाँ से हम अगली डेफिनेशन पर आते हैं। ओके वी हैव जस्ट 6 मिनट्स, तो मुझे लगता है आप लोगों का जो है ना मुझे लगता है मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी क्योंकि आप लोग थोड़ा नहीं अच्छा खासा स्लो जा रहे हैं। एनीवे चले अब हम ये डेफिनेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज द सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दिस इज मेरी b जो अगर मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ तो b विल हैव नंबर ऑफ वेक्टर्स इनसाइड इट। कैसे वेक्टर्स होने चाहिए? स्पैन ऑफ b इज इक्वल टू s। यानी व्हाट डज इट मीन कि b के जो वेक्टर्स हैं उनका जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है अगर मैं सबको कंबाइन करूं तो मुझे वेक्टर स्पेस पूरे का पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, चलें। और दूसरा वाला जो क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि b इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, मीन कि b के अंदर जो वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ओके, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन और उसके बाद जो है ना आई थिंक वी विल हैव टू स्टॉप क्योंकि आप लोगों का जो वो है क्विज है। ये क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास s जो है वो r स्क्वायर है, मीनिंग कि s जो है उसके अंदर जो है वो तमाम ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि x1 और x2 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r या c, व्हाटएवर, कोई भी मतलब रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि b में क्या क्या वेक्टर्स हो सकते हैं, यानी या ये बेसिस में जो है वो कौन से दो वेक्टर्स मैं रखूं या दो रखूं या तीन रखूं या चार रखूं कि जिससे जो ये इन दोनों कंडीशंस को पूरे कर रहे हो। कौन बताएगा? 1 0 0 1 एग्जैक्टली, ठीक है, जो कि आपको पहले से पता है 1 0 और 0 1। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये मुझे पता है कि जो R2 है
ये 1 0 एंड 0 1, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जमा करूं तो मुझे पूरा R2 मिल जाएगा। यू ऑलरेडी नो दैट, मतलब ये चीज़ ये नहीं है कि मैं इस कोर्स में पढ़ा रही हूँ, आपको पहले पता है कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं दो, जब आप उनको इकट्ठा यूनिट वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट नंबर से, तो करते जाएं तो आपको पूरा जो है XY प्लेन मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड एंड दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है आई कैन से कि दिस इज अ बेसिस सेट। ओके, नेक्स्ट टाइम हम ये देखेंगे कि इज दिस द ओनली बेसिस सेट फॉर R2 या इसके अलावा भी कोई बेसिस सेट हो सकते हैं, जिस तरह से अभी क्वेश्चन जो था वो मैम गजाला ने पूछा था। और सिमिलरली अगर फर्ज करें कि चलें 1 मिनट में एक और क्वेश्चन का जवाब दें। लेट्स सपोज कि ये R4 कर देती हूँ मैं। अब मेरे पास बेसिस में कौन कौन से हो सकते हैं, क्या चीज जहन में आती है? इसका मतलब क्या है कि जो 3 and 4, ठीक है, 4 डिफरेंट वेक्टर्स होंगे और क्या हो सकते हैं? मैम 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 ओके and 0 0 0 1. ओके, गुड, एवरीवन एग्रीज विद दैट। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली समथिंग जो कि आपको पहले नॉलेज से पता है कि जो अभी तक आप यूनिट वेक्टर्स कहते थे ना, दे आर एक्चुअली द बेसिस वेक्टर्स, बिकॉज उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरा वेक्टर स्पेस बन रहा है। आप ये मैं ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर सकती, मगर 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कोई भी होगा, उसका कोई भी वेक्टर होगा, वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो सकता है। एंड वी कैन सी दैट दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और नेक्स्ट टाइम जो है वो हम देखेंगे कि आर दे द ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। 2 मिनट में जो है आपको विजिबल हो जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग भी रोक देती हूँ और आपको मैं एडवाइस करती हूँ कि स्टार्ट योर कैमरास। और हम लीव जी कर सॉरी, रहे हैं, हम लीव कर नहीं रहे नहीं हैं। लीव नहीं कर रहे, नहीं क्या नहीं नहीं, आपने यहीं रहना है, सिर्फ कैमरा ऑन करेंगे, यहीं पे आपको जो है वो, आप असाइनमेंट में जाएंगे ना तो आपको विजिबल हो जाएगा। आप लोग यहाँ जी से असाइनमेंट